नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आप सभी का टॉप ऑफिसर क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ की क्लास हमारे जो रायमल तक कंप्लीट हो चुकी थी। सांगा के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था और उसके बाद में हमने जो 2 क्लासें लाइव ली थी और उस क्लासों के अंदर हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे हुए थे, पिछले प्रश्न पत्रों में आए हुए थे क्वेश्चन थे, उनके बारे में चर्चा की थी। और चलिए आज शुरुआत करते हैं आगे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। तो चलिए, और आज हम पढ़ रहे थे हम राणा सांगा और राणा सांगा को कंटिन्यू करेंगे। सांगा पढ़ रहे थे हम और सांगा के बारे में आपको थोड़ा वापस बता दूं कि हमने सांगा के बारे में पढ़ा थोड़ा। तो हमने जब रायमल वाली जो पिछली क्लास थी उसके बारे में सांगा के बारे में पढ़ा था और मैं आपको आगे बता दूं सांगा के बारे में क्या क्या हमने पढ़ा, उसके बारे में हम थोड़ा वापस पुनः रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने सांगा के बारे में पढ़ा कि जो सांगा का टाइम पीरियड हुआ 1509 से 1528 के बीच में सांगा हमारे सेवत्री नामक गांव में जाकर बिदा जेठमाल इसकी सहायता करते हैं। वही हम पढ़ते हैं कि श्रीनगर के अंदर करमचंद पंवार के यहाँ पर शरण लेता है वो, जैसे ही हमारे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होती है और हमारे जो सांगा यहाँ पर वापस मेवाड़ आता है, यहाँ का क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। हम पढ़ते हैं कि रायमल का पुत्र था और इसके बारे में हम सांगा के बारे में हम और पढ़ते हैं कि इसका है जो 3 बड़ी रियासतों के साथ संघर्ष चल रहा था, दिल्ली के साथ, मालवा के साथ और गुजरात के साथ। इससे हमने पहले हेडिंग पढ़ी थी कि स्ट्रगल विद दिल्ली के साथ कि उसका संघर्ष चल रहा था। तो हमने पढ़ा कि दिल्ली के साथ इसका संघर्ष था। हमने पढ़ा कि जब ये यहाँ का राजा बना मेवाड़ का, उस टाइम दिल्ली का जो शासक था उसका नाम था सिकंदर लोधी, जिन्होंने आगरा बसाया था। और इसका जो संघर्ष चल रहा था, इसका जो स्ट्रगल चल रहा था वो चल रहा था हमारा, हम बोलते हैं कि इब्राहिम लोधी के साथ चल रहा था, जो सिकंदर लोधी का बेटा था उसके साथ चल रहा था। हम पढ़ते हैं कि 2 युद्ध होते हैं, एक हमारे खातौली का युद्ध होता है, एक हमारे बाड़ी का युद्ध होता है। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी के अंदर होता है, वहीं आपके बाड़ी की बात करें 1518 के अंदर होता है। खातौली हमारे कोटा में जगह पड़ती है और बाड़ी हमारे धौलपुर के अंदर जगह पड़ती है। दोनों युद्ध के अंदर हमारा कौन जीता, तो सांगा जीता है। इस युद्ध के अंदर हम बोलते हैं कि सांगा का जो सेनापति था वो हमारा मियां खान नामक सेनापति था। तो ये हमारा स्ट्रगल विद दिल्ली था जो हमने पढ़ा था। उसके बाद हम स्ट्रगल विद मालवा के साथ क्या क्या संघर्ष चल रहा था उसके बारे में पढ़े थे। तो मालवा के साथ हम पढ़े कि जब सांगा राजा बना था तो यहाँ का जो शासक था उसका नाम था नादिर शाह और यहाँ इसका जो संघर्ष चल रहा था वो चल रहा था हमारे मोहम्मद खिलजी सेकंड के साथ चल रहा था। एक युद्ध होता हमारा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बैटल ऑफ गागरोन या झालावाड़, अर्थात झालावाड़ का युद्ध या गागरोन का युद्ध, जो कि हमारे 1519 ईस्वी के अंदर ये युद्ध होता। और ये युद्ध हमारे है जो मोहम्मद खिलजी और सांगा के बीच का युद्ध है। हम बोलते हैं कि इस युद्ध का प्रमुख 2 कारण था, एक तो इन दोनों की साम्राज्यवादी नीति, एक हमारे मोहम्मद खिलजी का विद्रोही था जिसका नाम था हमारा, उस विद्रोही का नाम था चंदेरी का मेदिन राय। उसको हमारे सांगा क्या देता, शरण देता, अर्थात हमारे गागरोन की क्या देता, जागीर देता, इसलिए ये युद्ध होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आज के क्लास के हम पढ़ेंगे कि स्ट्रगल विद, हमने मालवा पढ़ लिया और दिल्ली पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कि गुजरात के साथ इसका क्या संघर्ष चल रहा था। तो हम पढ़ेंगे गुजरात के साथ संघर्ष, स्ट्रगल विद गुजरात के साथ इसका क्या संघर्ष था। गुजरात के साथ इसका संघर्ष पढ़ते हैं हम कि स्ट्रगल विद गुजरात या गुजरात के साथ संघर्ष क्या था। हम पढ़ते हैं कि जब यह यहाँ का राजा बना तो गुजरात का शासक कौन था उसके बारे में पढ़ेंगे और इसका जो संघर्ष चल रहा था वो किसके साथ चल रहा। क्या पढ़ेंगे, 2 चीज पढ़ेंगे कि जब सांगा यहाँ मेवाड़ का राजा बनता है तब इसका यहाँ का शासक कौन था, और मैं बात करूँगी यहाँ का इसका संघर्ष किसके चल रहा था। तब सांगा यहाँ का राजा बनता है, उसके टाइम यहाँ का जो शासक था उसका नाम था हमारे मोहम्मद बेगड़ा। क्या नाम था हमारे, मोहम्मद बेगड़ा था। मैं वही बात करूँ आपके कि इसका जो संघर्ष किसके साथ चल रहा था, तो सांगा का जो संघर्ष चल रहा था वो हमारे चल रहा था मुजफ्फर शाह के साथ। किसके साथ चल रहा था, मुजफ्फर शाह सेकंड के साथ हमारे क्या चल रहा था, इसका संघर्ष चल रहा था। तो हम पढ़ते हैं कि क्या क्या हुआ था इनके बीच में, किस बात को लेकर संघर्ष हुआ था, किस बात को लेकर डिस्प्यूट हुआ था। तो हम एक हमारे गुजरात के अंदर रियासत पड़ती है, उस रियासत का नाम है ईडर। रियासत का क्या नाम, हमारा ईडर रियासत का नाम है।
और ये ईडर रियासत हम बोलते हैं कि गुजरात के अंदर रह रही है, कि हमारे राठौड़ रियासत है। कौन सी रियासत है? राठौड़ों की रियासत है, राठौड़ रियासत थी हमारी। राठौड़ रियासत है। कौन सी रियासत है हमारी? राठौड़ रियासत है। और यहाँ राठौड़ रियासत के अंदर यहाँ के दो भाई, एक का नाम था हमारे रायमल और एक का नाम था भारमल। वापस देखना, एक भाई था जिसका क्या नाम था? हमारा रायमल, और एक भाई था जिसका क्या नाम था? हमारा भारमल। इन दोनों के बीच में यहाँ पर उत्तराधिकार संघर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा उत्तराधिकार संघर्ष हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि जो सांगा के और मोम का मुजफ्फर शाह सेंगिट था गुजरात वाला, इनके बीच में संघर्ष किस बात को लेकर हुआ था? तो वो हुआ था हमारे ईडर को लेकर। और ईडर में यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ ईडर रियासत के अंदर दो भाई, एक का नाम था हमारा रायमल और एक का क्या नाम था? हमारा भारमल नाम था। इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होता है? उत्तराधिकार संघर्ष हो जाता है। मैं बात करूँ, बड़ा भाई यहाँ पर रायमल था, लेकिन जो हमारा मुजफ्फर शाह सेकंड था, कौन था हमारा? मुजफ्फर शाह सेकंड। मुजफ्फर शाह से आपके मुजफ्फर शाह सेकंड है, वो आपके जो इस भारमल को क्या बनाना चाहता? राजा बनाता था। तो ध्यान रखना, ये किसको राजा बनाना चाहता था? हमारे इसको क्या राजा बनाना चाहता था। मैं वही बात करूं आपके सांगा की, तो सांगा है जो किसको राजा बनाना चाहता था? हमारे रायमल को क्या बनाना चाहता था? यहाँ का राजा बनाना चाहता था। और मैं आगे बात करूं तो इस यहाँ पर है जो इसकी सांगा की जीत होती है और सांगा यहाँ पर रायमल को क्या बना देता है? राजा बना देता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इसके बारे में कि ईडर रियासत को लेकर इनके बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो ईडर रियासत के अंदर दो भाई थे, एक का नाम था हमारा रायमल, एक का नाम था भारमल। और जो भारमल की सहायता हमारे मुजफ्फर शाह सेकंड करता है गुजरात वाला, और सांगा हमारी किसकी सहायता करता है? तो सांगा हमारे सहायता करता है रायमल की। और यहाँ पर किसकी विजय होती है? तो इसकी विजय होती है हमारे सांगा की क्या होती है? विजय होती है। तो ये प्रमुख इसके कुछ डिस्ट्रीब्यूट्स है ना। हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया स्ट्रगल विद गुजरात, गुजरात के साथ संघर्ष हुआ। अगला था हमारा बैटल ऑफ बयाना, बयाना का युद्ध या बैटल ऑफ बयाना। बैटल ऑफ बयाना, बयाना के युद्ध में बारे में पढ़े हैं। तो हम बयाना के युद्ध के बारे में बहुत सारी बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने सुना भी होगा बयाना के युद्ध के बारे में। आज वापस चले चर्चा करते हैं बयाना के युद्ध के बारे में। बयाना हमारे जगह की बात करूँ तो बयाना हमारे जगह पड़ती है आपके भरतपुर में। कहाँ पर जगह पड़ती है बयाना? ये जो जगह है ये हमारे कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर जगह है। मैं वही बात करूँ आपके कि यह युद्ध किसके बीच में था, तो मैं बड़ी बड़ी बात है कि यह युद्ध हमारे सांगा वर्सेज बाबर के बीच में युद्ध होता है। सांगा वर्सेज बाबर के बीच का यह युद्ध होता है। इस युद्ध के बारे में क्या है तो हम देखते हैं कि इस युद्ध के अंदर हमारे यहाँ पर बयाना का जो किला है वहाँ पर किसका नियंत्रण था? हमारे बाबर का नियंत्रण था। और बाबर ने यह किला एक सेनापति को दे रखा था, उसका नाम था हमारे मेहंदी ख्वाजा। सेनापति का क्या नाम था? हमारा मेहंदी ख्वाजा नाम था। मेहंदी ख्वाजा नाम का सेनापति था। मेहंदी ख्वाजा नाम का सेनापति था, इसको दे रखा था। और मैं बात करूँ आपके सांगा है जो आपके बयाना पर अटैक करता है, और मेहंदी ख्वाजा से जो बयाना का किला है वो आपके क्या कर लेता है? छीन लेता है। तो ये हमारे है आपके बैटल ऑफ बयाना, बयाना का युद्ध हुआ था। मैं बयाना युद्ध के आपके डेट की बात करें तो बयाना का युद्ध है वो हमारे हुआ था 16 फरवरी को। कब हुआ था? 16 फरवरी को हुआ था। 16 फरवरी 1527 ईस्वी को ये युद्ध होता है। और युद्ध किस किस के बीच में होता है? तो ये युद्ध होता है हमारे सांगा वर्सेज बाबर के बीच में होता है। इस युद्ध के अंदर विजय किसकी होती है? तो हमारी किसकी होती है? सांगा के इसके अंदर क्या होती है? विजय होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि सांगा के इस युद्ध के अंदर विजय होते हैं। और ये युद्ध हमारे कब होता है? 16 फरवरी 1527 ईस्वी का युद्ध है। और बाबर ने जो बयाना का किला किसको दे रखा था? मेहंदी ख्वाजा को दे रखा था। और मेहंदी ख्वाजा को दे रखा था। और सांगा है जो मेहंदी ख्वाजा से हम कौन सा किला छीन लेता है? तो बयाना का क्या छीन लेता? किला छीन लेता है। मेहंदी ख्वाजा की सहायता के लिए बाबर एक और बंदे को भेजता है जिसका नाम था सुल्तान मिर्जा। क्या नाम था हमारे? सुल्तान मिर्जा नाम था। सुल्तान मिर्जा नाम था। इस सुल्तान मिर्जा को है जो मेहंदी ख्वाजा की सहायता के लिए भेजता है। और भेजता कौन है हमारा? तो बाबर भेजता। कौन भेजता? बाबर भेजता है। तो यदि आपको कोई पूछ ले कि बैटल ऑफ बयाना या बयाना वाले युद्ध के अंदर सांगा के
हमारे मेहंदी ख्वाजा की सहायता के लिए बाबर ने किस बंदे को भेजा? तो कौन से बंदे को भेजता है? हमारे सुल्तान मिर्जा को भेजता है। किसको भेजता है? हमारे सुल्तान मिर्जा को भेजता है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट बात। नेक्स्ट आता है हमारा बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध से पहले हम ये पढ़ते हैं कि खानवा के युद्ध के कारण क्या थे। खानवा का युद्ध हम सब जानते हैं कि ये युद्ध हमारे सांगा वर्सेस बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था, और युद्ध के मोटे बड़े क्या कारण थे तो वो उसके बारे में पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सांगा वर्सेस बाबर के बीच में ये युद्ध होता है, और सांगा और बाबर के वर्सेस कितने युद्ध होते हैं? तो प्रमुख 2 युद्ध होते हैं। एक हमारा खानवा का युद्ध था, सॉरी बयाना का युद्ध था, एक उसके बाद में खानवा का युद्ध होता है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं कि इसका कारण क्या था। कि ये कोई भी युद्ध होता है उसका कोई ना कोई कारण तो होता है, कोई ना कोई रीजन तो होता है। तो इस खानवा वाले युद्ध के क्या क्या कारण थे तो उनके बारे में हम देखते हैं। यदि आपका थ्योरी क्लास एग्जाम दो तो आपके शायद वहाँ पर काम आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस युद्ध के कारणों के बारे में। तो इसका जो पहला कारण था वो क्या था कि दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। क्या था? हमारे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनका एक प्रमुख कारण था। मैं वही बात करूं इसका एक और क्या कारण था, तो मैं बात करते हैं कि जो सांगा था वो दिल्ली सल्तनत के लगभग 200 गांवों पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो ये भी इसका एक प्रमुख कारण था कि सांगा ने, किसने? सांगा ने दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया। कितने गांवों पर? 200 गांवों पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया, ये इसका दूसरा प्रमुख कारण था। इसके और प्रमुख कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका एक प्रमुख कारण था, तीसरा इसका एक प्रमुख कारण था। वो प्रमुख कारण क्या था तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसका जो तीसरा प्रमुख कारण था वो था हमारा अफगान राजपूत मित्रता। क्या था? हमारा अफगान राजपूत मित्रता। अफगान राजपूत मित्रता। अफगान राजपूत मित्रता क्या थी तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि अफगान कौन थे और हमारे राजपूत कौन थे, तो उनके बारे में देखेंगे। तो मैं आपके बात करूं अफगान के बारे में, किसके बात करते हैं? अफगानों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर था हमारे मोहम्मद लोधी। कौन था? मोहम्मद लोधी। और इधर था हमारे हसन खान मेवाती। कौन था? हमारा हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती ये थे। और मैं आगे इसके नेक्स्ट बात करूं कि इसका और क्या कारण था, तो इसका एक और कारण हम पढ़ते हैं। तो इसका एक और कारण आता है हमारे पास, और वो कारण क्या है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक प्रमुख कारण मैंने आपको बताया था जो कि सभी के अंदर कॉमन रहता है, और वो क्या था कि हमारा साम्राज्यवादी नीति। क्या था? हमारा साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति इसका एक प्रमुख कारण था। मैं वही बात करूं आपके 5 नंबर। तो इसका एक और प्रमुख कारण था। क्या था? तो हम बोलते हैं कि बाबर ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। बाबरनामा पुस्तक का क्या नाम था? हमारा बाबरनामा था। और इस बाबरनामा जो पुस्तक है इस पर है जो सांगा पर वचन भंग का क्या लगा था? आरोप लगाता है। तो यह भी इसका क्या था? एक प्रमुख कारण था। तो बाबरनामा में है जो हमारे सांगा पर, किस पर? सांगा पर वचन भंग का क्या लगाया गया? आरोप लगाया गया। तो ये हमारे इसके क्या थे? हमारे 5 प्रमुख कारण थे। थोड़ा आपको स्लाइड को जूम इन कर देता हूँ। पहला हमारा जो कारण था वो हमारा था राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। दूसरा इसका प्रमुख कारण था कि सांगा ने जो दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था। तीसरा इसका कारण था कि राजपूत अफगान मित्रता अर्थात मोहम्मद लोधी और हसन का मेवाती के बीच में मित्रता हो गई। और चौथा इसका प्रमुख साम्राज्यवादी नीति। और पांचवा इसका जो कारण था वो था कि हमारे बाबरनामा में जो सांगा पर वचन भंग का क्या लगाया गया? आरोप लगाया गया। तो ये इसके प्रमुख ये कारण थे। हम आगे बैठेंगे हमारे
तो हम बयाना के बारे में तो पढ़ चुके हैं, बयाना का युद्ध कौन हुआ, किसके बीच में हुआ। अब हम बात करेंगे खानवा के युद्ध के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? खानवा के युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं। खानवा के युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे। बैटल ऑफ खानवा अर्थात खानवा का युद्ध। किसका युद्ध हमारा? बैटल ऑफ खानवा या खानवा का युद्ध। बैटल ऑफ खानवा अर्थात खानवा का युद्ध। किसका युद्ध? हमारे खानवा का युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। खानवा का युद्ध हमारे किसके बीच में हुआ? तो खानवा का युद्ध हमारे दो ही बंदे थे। एक का नाम था हमारा सांगा, मैं वही बात करूं तो दूसरा था हमारा बाबर। कौन था? हमारा बाबर था। इन दोनों के बीच में ये क्या होता है? युद्ध होता है, अर्थात सांगा वर्सेस बाबर के बीच का युद्ध है। और ये सांगा और बाबर के बीच का दूसरा युद्ध है। पहला युद्ध इसका था वो था हमारा बयाना का, और दूसरा जो इसका युद्ध है वो हमारा कौन सा? आपके खानवा युद्ध है। खानवा के बारे में हम पढ़ेंगे। खानवा युद्ध के बारे में, इसके डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो डेट है वो है हमारे 17 मार्च। कितनी है? 17 मार्च 1527 थी। यह तो इसकी एग्जैक्ट डेट। वही हमारे एक इतिहासकार हैं, और इतिहासकार का नाम है कवि राजा श्यामल दास जी। इतिहासकार का इनका नाम हमारा कवि राजा श्यामल दास जी। और इन कवि राजा श्यामल दास जी की एक पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम है हमारा वीर विनोद। पुस्तक का क्या नाम है? हमारा वीर विनोद पुस्तक का नाम है। वीर विनोद पुस्तक का नाम है। और इस वीर विनोद के अनुसार एक फिक्स तारीख दी हुई है, और वो तारीख है कि हमारी 16 मार्च है। कितनी तारीख है? हमारी 16 मार्च है। 16 मार्च 1527 है। तो यदि थोड़ा ध्यान रखना, यदि आपको एग्जाम के अंदर पर्सनली इस पुस्तक का नाम दे ले कि श्यामल दास जी की वीर विनोद पुस्तक के अनुसार खानवा का युद्ध कब हुआ, तब तो आपको डेट बतानी हमारे 16 मार्च 1527। मैं वही बात करूँ आपसे, सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि खानवा का युद्ध कब हुआ, तो हमारे डेट कौन सी बतानी है? 17 मार्च 1527 का क्या आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना कि इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना कि इसकी जो सही डेट क्या थी। और मैं वही बात करूँ बयाना वाले युद्ध की, तो बयाना वाला जो युद्ध था, बात करें बैटल ऑफ बयाना, बयाना के युद्ध की मैंने आपको डेट बताई थी, वो बताई थी 16 फरवरी का बताई थी, 16 फरवरी 1527 बताई थी। और इसकी डेट कितनी है हमारी? 16 मार्च, या मैं बात करूँ 17 मार्च की, यानी लगभग एक महीने बाद। किसके? बयाना वाले युद्ध के एक महीने बाद हमारा कौन सा युद्ध होता है? तो कौन सा युद्ध होता है? हमारा खानवा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध होता है। तो ये थे हमारे खानवा के युद्ध के बारे में सामान्य चर्चा है। अब आगे बढ़ते हैं खानवा के युद्ध के बारे में। खानवा के युद्ध से पहले क्या क्या घटनाएं घटित हुई उनके बारे में चर्चा करते हैं। खानवा के युद्ध से पहले 2-4 मैं आपको पॉइंट लिखा देता हूं कि खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया था। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? हमारा जिहाद घोषित कर दिया। जिहाद घोषित किया। मैं वही बात करूं आपके इसके बारे में, एक और चर्चा फैक्ट के बारे में, कि जो बाबर ने शराब न पीने की कसम खाई। क्या कसम खाई? शराब न पीने की कसम। ये मैं आपको जो घटनाएं बता रहा हूँ, ये घटनाएं हमारे युद्ध से पहले की। किससे हैं? युद्ध से पहले से हमारी क्या क्या घटना हुई तो उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। तो बाबर ने तो इस युद्ध को क्या घोषित किया? जिहाद घोषित किया। और कहा कि यदि मैं ये युद्ध जीत जाऊंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? गाजी बन जाऊंगा। आपका क्या बन जाऊंगा? गाजी बन जाऊंगा। तो ये थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखना। और बाबर ने इस युद्ध को क्या, इस युद्ध से पहले क्या नहीं पीने की कसम खाई? शराब नहीं पीने की क्या खाई थी? हमारी कसम खाई थी। मैं वही बात करूँ आगे इसके बारे में। तो बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों पर, बाबर ने किस पर? मुस्लिम व्यापारियों पर एक टैक्स लगता था, उसका नाम था तमगा टैक्स। क्या नाम था हमारे टैक्स का?
तमगा टैक्स, और ये टैक्स क्या कर दिया था, हटा दिया था। तो बाबर ने ये जो कौन सा टैक्स हटा दिया, इस युद्ध से पहले मुस्लिम व्यापारियों पर एक टैक्स लगता था और उस टैक्स का क्या नाम था, तमगा टैक्स था। और बाबर इस खानों वाले युद्ध से पहले ये तमगा जो हमारा टैक्स था इसको क्या कर देता, हटा देता है। तो थोड़ी ध्यान रखना कि बाबर ने तमगा टैक्स हटा दिया था और ये युद्ध हमारे ये किस पर लगता था, तो ये युद्ध हमारे ये जो तमगा टैक्स था ये मुस्लिम व्यापारियों पर लगने वाला एक क्या था, टैक्स था। बाबर है जिसको हटा देता। तो ये तीन बातें थी हमारी बाबर की। मैं वही बात करूँ हमारे सांगा की, तो सांगा ने कौन कौन से, सांगा ने क्या किया था, तो सांगा ने एक टेक्निक अपनाई थी जिसका नाम था पाति पर्वन। क्या नाम था हमारे टेक्निक का, कि सांगा ने पाति पर्वन अपनाई। पाति पर्वन क्या होती है हमारी, तो पाति पर्वन का मतलब होता है कि पत्र लेकर सहायता मांगना। क्या मांगना, पत्र लेकर क्या मांगना, सहायता मांगना। पत्र लिखकर सहायता मांगना। और ये टेक्निक कौन अपनाता, हमारा सांगा अपनाता है। और हम बोलते हैं कि सांगा ने है जो हमारे यहाँ के जो राजा थे, सांगा ने जो यहाँ के जो राजा थे उन हमारे जितने भी यहाँ के हम बोलते हैं कि राजपूत थे या अन्य जो जितने भी राजा थे उन सभी से जो यहाँ पर सहायता मांगी थी। और इस जो सहायता मांगने वाला जो टेक्निक है उसको हम क्या बोलते हैं, पाति पर्वन के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से राजा सांगा की सहायता के लिए आए थे, तो उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इधर हमारे एक लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से राजा जो सांगा की सहायता के लिए आए थे। सांगा की सहायता के लिए निम्न राजा ये कौन कौन से थे उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। एक था हमारा आमेर। आमेर की बात करूं तो इस टाइम हमारा जो आमेर का राजा था उसका नाम था पृथ्वीराज। राजा का क्या नाम था हमारा, पृथ्वीराज। तो आमेर का पृथ्वीराज आता है। कौन आता है भाई, आमेर से हमारा पृथ्वीराज आता है। मैं वही बात करूं आपके मारवाड़ के, तो मारवाड़ का इस टाइम जो राजा था उसका नाम था राव गंगा। क्या नाम था, राव गंगा यहाँ का राजा था। लेकिन जो सांगा की जो सहायता के लिए यहाँ पर आता उसका नाम था मालदेव। क्या नाम था, मालदेव था। और आपके बीकानेर की बात करें तो बीकानेर का यहाँ पर जो राजा था उसका नाम था जैत सिंह। और जो सांगा की सहायता के लिए यहाँ पर राजा आता है उसका नाम था हमारा कल्याणमल। क्या नाम था हमारा, कल्याणमल नाम था। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ का जो राजा था वो तो ये राजा नहीं है इस टाइम। तो यहाँ पर इन दोनों के आगे मैं लिख देता हूँ कि ये राजकुमार थे उस टाइम। क्या थे, प्रिंसेस थे, हमारे राजकुमार थे। तो यहाँ पर राजा कौन थे, तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे जब मारवाड़ जब खानवा का युद्ध हुआ था उस टाइम मारवाड़ का शासक कौन था, तो शासक मालदेव नहीं था। मालदेव तो वहाँ का राजकुमार था जो कि सांगा के लिए सहायता के लिए आया था। जो जबकि वहाँ मारवाड़ का जो शासक था वो कौन था, हमारा इसके पिता राव गंगा थे। तो ध्यान रखना ये दोनों राजकुमार थे। मारवाड़ का इस टाइम शासक था राव गंगा था। और यहाँ पर था हमारा जयश्री। कौन था, जयश्री कल्याणमल के पिता थे। उनके बारे में पढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं मेड़ता। तो मेड़ता से आता हमारा वीरमदेव। कौन आता हमारा, मेड़ता से हमारे सहायता के लिए आता है वीरमदेव। मैं वही बात करूं आपके सिरोही की, तो सिरोही से आता है हमारा अखेरास देवड़ा। अखेरास देवड़ा सहायता के लिए आता है। मैं वही बात करूं आपके वागड़ की, तो वागड़ के अंदर आता है उदय सिंह। कौन था हमारा, वागड़ का उदय सिंह, जो कि आपके सांगा की सहायता करने के लिए आते हैं। मैं वही बात करूं ईडर, तो ईडर रियासत के अंदर हम अभी उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ रहे थे कि उनके ईडर रियासत के अंदर उनके दो भाई, एक का नाम था हमारा रायमल, एक का नाम था भारमल। उन दोनों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष हो जाता है। और सांगा जो रायमल की सहायता करता है, और जो मुजफ्फर सेकंड था गुजरात वाला वो हमारे भारमल की सहायता करता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि कुछ टाइम बाद में रायमल को सांगा वहाँ का आपके ईडर का राजा बना देता है। लेकिन कुछ टाइम बाद में हमारे रायमल की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर जो फाइनल राजा है वो हमारा भारमल बन जाता है। तो यहाँ पर सांगा की जो सहायता करने के लिए जो राजा आता है उसका नाम था हमारा भारमल। क्या नाम था हमारा, भारमल नाम था। मैं भाई बात करूँ आपके चंदरी, तो चंदरी का हमने अभी एक नाम आया था हमारे मालवाल स्ट्रगल के अंदर। तो चंदरी का राजा था उसका नाम था मेदिनी राय। क्या नाम था हमारा, मेदिनी राय। चंदरी का मेदिनी राय था। मैं वही बात करूँ आपके सादड़ी, तो सादड़ी का जनता था जिसका नाम था झाला अज्जा। क्या नाम था हमारा, झाला अज्जा।
झाला अज्जा यहाँ पर सहायता के लिए आता है। और मैं वही बात करूँ आपके मोहम्मद लोधी यहाँ पर सहायता के लिए आता है और हसन का मेवाती। हमने अभी पढ़ा था मोहम्मद लोधी जो प्रमुख इस युद्ध का प्रमुख कारण था, वो एक इसी प्रमुख कारण भी में ये दोनों थे कि हमारे यहाँ पर अफगान और राजपूत मित्रता हो जाती है। अफगान कौन था? मोहम्मद लोधी। राजपूत कौन था? हमारा हसन का मेवाती। इन दोनों के बीच में हम बोलते हैं कि हो जाती है मित्रता हो जाती है। तो ये यहाँ के प्रमुख कारण थे, है ना। मैं वही बात करूँ आपके, तो यहाँ पर और भी अन्य शासक आए थे। मैं जैसे बात करूँ आपके दो और ध्यान रखना, एक का नाता हमारा हमने पढ़ा था सलूम्बर के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? सलूम्बर के बारे में पढ़ा था। और सलूम्बर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सलूम्बर जो ठिकाना रावचुंडा को दिया गया था और रावचुंडा के और चुंडा को विशेष अधिकार दिए गए थे। और उन 4 विशेष अधिकारों में एक अधिकार ये भी था कि यहाँ पर जो मेवाड़ की सेना का किसी से युद्ध होता है तो जो सेना का अगला भाग जिसको हम बोलते हैं हरावल, और हरावल वाला भाग है जो सलूम्बर के सामने संभालेंगे। अर्थात मैं कहूँगी मेवाड़ के जो सेना के सेनापति हैं वो हमारे कौन रहेंगे? तो सलूम्बर के सेना यहाँ के जो सामंत है वो रहेंगे, फ्यूडलर्स रहेंगे यहाँ के। इस टाइम जो हमारा सलूम्बर का सेनापति था उसका नाम था रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम था हमारा? रतन सिंह चुंडावत यहाँ का सेनापति था। तो रतन सिंह चुंडावत यहाँ का सलूम्बर का सामंत था और वो रतन सिंह चुंडावत यहाँ पर आता है और हरावल बाग को संभालता है। मैं वही बात करूँ कि हमारे नागौर के खानजादे मुस्लिम थे तो उन्होंने भी जो उनके सांगा की सहायता की थी कहीं ना कहीं। और मैं बात करूँ आपके एक और जगह है जिसका नाम था हमारा रायसीन। जगह का क्या नाम? हमारा रायसीन। रायसीन जगह का नाम है। और इस रायसीन से है जो हमारे सलहदी तंवर आया था। कौन आया था? सलहदी तंवर सांगा की सहायता के लिए आता है। तो ये प्रमुख राजा थे जो राजा की सहायता के लिए विभिन्न रियासतों से आए हुए प्रमुख शासक राजकुमार या राजा थे। मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूँ कि पृथ्वीराज, आमेश का पृथ्वीराज, मेड़वत्ता का हमारा वीरमदेव, मारवाड़ का मालदेव, बीकानेर का कल्याणमल। मैं वही बात करूँगी आपके सिरोही का अखिराज देवड़ा, वागड़ का उदय सिंह, आपके ईडर से चंदेरी का मेदिनी राय आया था, सॉरी बारमल आया था, और चंदेरी का मेदिनी राय आया था। राय सिंह सलहदी तंवर आता है और आपके रतन सिंह चुंडावत सलूम्बर से आता है। मैं वही बात करूँगी हसन का मेवाती और हाजी का पठान, ये आते बंदे। तो ये हमारे कहते प्रमुख थे जिन्होंने जो यहाँ पर आपके राणा सांगा के जो खानवा वाले युद्ध के अंदर क्या की थी? सहायता की थी। चलते हैं नेक्स्ट आगे। इधर सांगा की उपाधियाँ होती है, इसके बारे में क्या पीछे क्या रहा है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो इधर को कोई नहीं, आगे चलते हैं। तो ये हमारा होता है युद्ध। और खानावाला युद्ध के अंदर हम बात करते हैं तो खानावाला युद्ध के बारे में क्या इसके परिणाम रहे उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। खानावाला युद्ध के बारे में कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर है जो हमारे सांगा को हार का सामना करना पड़ा था। बहुत सारे कारण थे। क्या क्या कारण थे? बहुत सारे इसके कारण थे। कहीं न इसके साथ बोलते हैं कि भितरघात भी हुआ था, विश्वासघात होता सांगा के साथ, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे जिसके अंदर है जो सांगा को इस युद्ध के अंदर हार का सामना करना पड़ा था। हम प्रमुख कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बोलते हैं कि इस युद्ध के अंदर है जो राणा जो सांगा था वो खुद इस युद्ध के मैदान में चला जाता है। तो सांगा इस युद्ध के मैदान में चला जाते हैं और कहते हैं कि सांगा इस युद्ध के अंदर मैदान में अंदर चला गया था तो वो युद्ध के अंदर बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। और जब ये घायल हो जाता है तो कोई ना कोई है जो बंदा है जो उस जो राज चिन्ह थे उसके जो मैं बोल दूँ कि जो मुकुट उकुट थे, क्रोन वगैरह जो मुकुट उकुट थे, उनको है जो कोई बंदा ऐसा बनता है जो उसको धारण करता है और उसकी जगह क्या करता है आगे युद्ध को कंटिन्यू करता है, तो उसको बोलते हैं कि युद्ध का नेतृत्व करना। तो जब राणा सांगा घायल हुआ तो उस टाइम युद्ध का नेतृत्व कौन करता था? उस टाइम किया था हमारे झाला अज्जा ने। किसने किया था? झाला अज्जा युद्ध का क्या करता है? नेतृत्व करता है। झाला अज्जा युद्ध का क्या करता है? हमारा नेतृत्व करता है। हम आगे बढ़ते हैं झाला के सांगा के बारे में। तो कहते हैं कि सांगा बहुत ज़्यादा युद्ध के अंदर घायल हो गया था और बाद में इसको ये बेहोश हो गया था।
और इसको इलाज के लिए ले जाया गया था। इसका इलाज कहाँ हुआ था, इसको जहर कहाँ दिया गया था, इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई और इसकी छतरी कहाँ पर है, सेनेटअप इसके कहाँ पर बनी हुई है, इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई, इसको जहर कहाँ दिया गया और इसका इलाज कहाँ पर हुआ। चारों चीज़ों के साथ हम एक साथ चर्चा कर लेते हैं। तो पहला आता है कि इसको इलाज कहाँ पर किया गया। तो इसका इलाज किया गया था हमारा एक बसपा दौसा के अंदर जगह पड़ती है जिसका नाम है बसपा। जगह का क्या नाम है हमारा, बसपा। और बसपा दौसा के अंदर जगह है, यहाँ पर इसका क्या किया गया था, हमारा इलाज किया गया था। मैं वही बात करूँ इसको जहर कहाँ दिया था, तो हमारे एक जगह पड़ती इलीच, जगह का क्या नाम है इलीच। और इलीच जगह पर इसको जो क्या दिया गया था, हमारा जहर दिया गया था। हम बात करते हैं जहर कौन देता है, क्या मैटर हुआ था। तो जब सांगा कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर बहुत ज़्यादा घायल हो गया था, उसको बसपा लाया गया था। और जब उसको पता चला कि हम युद्ध हार चुके हैं, तो उसको पता था कि ये जो आपके बाबर हैं, जो मेरे के अलावा इसका अगला अटैक है वो किस पर करेगा, तो अगला अटैक है उसको पता था कि वो चंदेरी के मेदिनी राय की पर करेगा। तो चंदेरी की तरफ खानवा का युद्ध है, जो उधर बाबर खानवा के बाद में उधर युद्ध के लिए चला जाता है। तो ये जा रहे थे उधर, लेकिन इसके जो सेनापति थे, इसके कहने के जो सैनिक थे, वो सांगा के वो कहीं ना कहीं डर रहे थे। उनको लगा कि ये तो मरेगा और हमको साथ में मारेगा, इसलिए वो है जो इलीच नामक जगह पर सांगा को जहर देते थे। और कहते हैं कि जहर के वजह से सांगा की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। मैं वही बात करूँ आपकी इसकी मृत्यु, तो इसकी मृत्यु होती है हमारे कालपी में। कहाँ पर होती है, कालपी में इसकी मृत्यु होती है। तो थोड़ा ध्यान रखना, इसको इलाज तो हमारे बसपा दौसा के अंदर हुआ, इसकी जहर इसको इलीच में दिया गया और इसकी मृत्यु वो कालपी में हुई थी। मैं वही बात करूँ आपके इसकी छतरी, तो इसकी छतरी है हमारे मांडलगढ़ में। कहाँ पर है, मांडलगढ़ के अंदर इसकी छतरी है। इसकी जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1528 को इसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को इसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। तो ये हमारा था सांगा। तो सांगा के बारे में थोड़ा वापस देख लेना एक बार। चलते से आगे, अगला आता है उपाधियाँ। सांगा की क्या क्या उपाधियाँ थी और हम बोलते हैं कि सांगा के हार के क्या कारण थे, इनके बारे में देखते हैं। कोई ना कोई तो कारण हुआ ही होगा जिसके कारण सांगा को हार का सामना करना पड़ रहा। हम इसके उपाधियों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी एक उपाधि आती है हमारे हिंदुपत। इसकी एक उपाधि क्या, जिसका क्या नाम, हमारा हिंदुपत उपाधि का नाम है। इसकी एक उपाधि और आती है, इसको सैनिकों का भगवा शेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमारे सैनिकों का भगवा शेष बोलते हैं। और बोलते हैं कि ये उपाधि इसको है वो कर्नल जेम्स टोड देके गया था। कौन देके गया था, हमारा कर्नल जेम्स टोड ये उपाधि इसको देके गया था। तो इसके सांगा की दो उपाधियाँ, एक हमारी इसकी उपाधि हिंदुपत है और इसकी दूसरी उपाधि है वो हमारे इसको सैनिकों का भगवा शेष बोलते हैं। ये उपाधि इसको कौन देके गया था, हमारा टोड ये इसको उपाधि देके गया था। आगे बढ़ते हैं सांगा के हार के कारण, के सांगा के हार के क्या क्या कारण थे, तो उनके बारे में थोड़ी हम डिस्कस कर लेते हैं। सांगा के हार के कारण, सांगा के हार के कारण मैं वही बात करूँ, इसी का एक दूसरा नाम है, सेम टॉपिक रहेगा और दूसरा एक और भी हेडिंग लगा सकते हो। इसका दूसरा नाम है बाबर की जीत के कारण। भाई एक का नेगेटिव पॉइंट है तो दूसरे का जाहिर सी बात वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर सांगा के हार के कारण जो बाबर के क्या हो जाएंगे, जीत के कारण क्या हो जाएंगे, बाबर के विजय के या जीत के क्या कारण थे। तो एक ही है दोनों टॉपिक, तो एक के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कारण हुआ होगा जिसके कारण से जो सांगा को हार का सामना करना पड़ा, वही बाबर को जीत हुई। तो इस युद्ध के बारे में हम देखते हैं। पहला हम देखते हैं कि जो राजा, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि राणा सांगा है जो खुद युद्ध के मैदान में चला गया था और
इसका उसके बाद में विश्व युद्ध का जो नेतृत्व है वो हमारा झलाझा करता है। तो इसका पहला कारण यही था। पहले हम पढ़ते हैं कि जितने भी सेनापति हुआ करते थे या जो राजा हुआ करते वो केवल सेना को डायरेक्शन दिया करते थे कि यहाँ पर लड़ो, यहाँ पर लड़ो। वो स्वयं युद्ध के मैदान में कभी नहीं जाया करते थे। यहाँ पर सांगा यही गलती करता है, और सांगा है जो स्वयं युद्ध के मैदान में क्या करता है, चला जाता है। तो इसका एक प्रमुख यह कारण था कि सांगा स्वयं मैदान में चला गया। सांगा स्वयं युद्ध के मैदान में चला गया। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ कि उस टाइम हमारे सीधा सीधा डायरेक्ट था कि यदि राजा को मार देंगे तो बाकी सेना अपने आप क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो जैसे उन बाबर के जो सेनापति थे और सैनिक थे, उनको जैसे पता चला कि सांगा है जो युद्ध के मैदान में आ चुका है, खुद युद्ध लड़ने के लिए आ चुका है, तो सारी की सारी सेना थी वो हमारे सांगा की तरफ हो, जो उनका ज्ञान आकर्षित हो गया था। उनका सभी का एक ही टारगेट था, सांगा को मारना। और सांगा जब मार जाता है तो सांगा उस युद्ध के अंदर बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। उस टाइम जो सेना को है जो सांगा को युद्ध से बाहर लाया गया था, युद्ध स्थल से बाहर लाया गया था, उस टाइम है जो सेना का जो कहीं ना कहीं हम बोल देखते हैं कि मनोबल है जो टूट जाता है। तो ये एक इसकी सांगा के प्रमुख एक हार का प्रमुख कारण ये था। अब और इसके प्रमुख कारणों के बारे में जांच करते हैं। एक इसका प्रमुख कारण आता है कि सेना के जो सांगा के जो सेना थे, कहीं ना कहीं उसमें एकता का अभाव था, उसके अंदर यूनिटी नहीं थी। तो देखते हैं कि दूसरा प्रमुख क्या कारण था। तो सांगा के सेना में क्या था, हमारा एकता का अभाव। एकता का अभाव था। जो मैं बात करूं सेना, तो सेना है जो ये हमारे जो उनका जो सेनापति था, या मैं बात करूं उनका जो राजा था, वो केवल उसी का ऑर्डर फॉलो करती, अन्य किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करती थी। और हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर बहुत सारी सेना आ रखी थी, तो मारवाड़ से आ रखी थी, आमेर से आ रखी, बीकानेर से आ रखी थी, है ना। तो बहुत सारी सेना आने के कारण है जो सेना है जो सही है जो एक डायरेक्शन के अंदर कार्य नहीं कर पाई। और कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो आपके सांगा की जो सेना थी उसके अंदर एकता के अंदर हमारी क्या थी, कमी थी। तो ये भी एक हमारे सांगा के जो एक हार का प्रमुख कारण बना। और हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि सांगा के जो साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात होता है। तो ध्यान रखना कि सांगा के साथ विश्वासघात होता है। सांगा के साथ विश्वासघात होता है। और हम बोलते हैं कि कौन कौन इसके साथ विश्वासघात करते हैं, तो उसके अंदर दो प्रमुख नाम आता है हमारा। एक हमारे सलाहदीन राय सिंह, हमारे एक नागौर के खानजादे मुस्लिम, नागौर के खानजादे मुस्लिम। ये कहीं ना कहीं सांगा के साथ क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं। युद्ध के दौरान है जो बाबर के साथ मिल गए थे, तो ये इसका एक प्रमुख कारण था। मैं और आगे बात करूं आपके, चौथा इसका जो प्रमुख कारण था कि जो सांगा था, सांगा ने अपने युद्ध के दौरान हाथियों का प्रयोग किया था। और मैं बात करूं बाबर की, तो बाबर ने इस युद्ध के अंदर घोड़ों का प्रयोग किया था। और हम जब युद्ध के स्थल की बात करें, युद्ध स्थल की बात करें आपको मैं बताऊं, तो एक युद्ध स्थल के अंदर घोड़ा फुर्तीला जानवर होता है, जबकि जो हाथी है उसको मैं बात करूँ घूमने के लिए थोड़ा ज़्यादा स्थान की ज़रूरत होती है। तो घोड़ा फुर्तीला जानवर होता है, तो युद्ध के अंदर घोड़ा बेस्ट रहता है हाथी के बजाय। तो सांगा के जो सेना थी उसके अंदर हमारे हाथियों का प्रयोग किया गया था, जबकि बाबर ने जो घोड़ों का प्रयोग किया। तो ये भी इसका एक प्रमुख कारण था कि सांगा की सेना में हाथी थे। और वही बाबर घोड़ों का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? घोड़ों का क्या करता है? हमारा प्रयोग करता है।
युद्ध की दृष्टि से देखा जाए तो घोड़ा बेस्ट है, तो हमारे दौड़ने के अंदर भी घोड़ा तेज रहता है। और वही हाथी के अंदर, हाथी थोड़ा घूमने में ज़्यादा समस्या लेता है, थोड़ा फुर्तीला जानवर नहीं होता, तो इसके अंदर थोड़ा युद्ध की दृष्टि से यदि देखा जाए तो हमारा बेस्ट कौन सा जानवर है, तो हमारा घोड़ा बेस्ट रहता है। वही मैं बात करूँ हाथी के साथ एक और समस्या होता करती थी। हाथी जब बहुत ज़्यादा एक साथ लोगों को देख लेता तो वो अपनी सेना को कुचल दिया करता था। और वहीं हम बात करेंगे हम तो हाथी को है जो शराब पिला के युद्ध के मैदान में लाया जाता था, इसलिए हाथी का एक नाम है मदमस्त, अर्थात मद के अंदर वो क्या रहता है, मस्त रहता है। तो दूसरा हाथी का नाम मदमस्त है। और वो हाथी को है जो शराब पिलाकर युद्ध के मैदान में लाया जाया करता था। और अगले जो हम बोलते हैं कि जो सूंड वगैरह होती है हाथी की, उसके अंदर धारदार हथियार लगाए गए थे, चाकू या में बोलते कि तलवारें वगैरह, कटार वगैरह उसमें लगाई जाती थी। और जब हाथी पागल हो जाया करता था युद्ध के मैदान में, तो वो अपनी सेना को कूद दिया करता था, अपने सेनापतियों को मार दिया करता था, अपने सेनापतियों को कुचल दिया करता था। तो ये एक हाथी के साथ बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं सांगा के युद्ध का प्रमुख एक कारण ये भी था। एक मैं सांगा के प्रमुख युद्ध का कारण बताऊं तो सांगा ने जो अपने प्रमुख 5 इसका कारण है कि सांगा ने भारी हथियारों का प्रयोग किया। भारी हथियारों का प्रयोग किया। जबकि सांगा ने जबकि बाबर ने कौन से किए, हल्के। तो यह भी एक कहीं ना कहीं कारण था। मैं बात करूँ कि हमारे जितने भी हम मेवाड़ के राजा थे, हम आगे महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं, शायद उनके बारे में तो आप तो सुना ही होगा कि मेवाड़ महाराणा प्रताप का किला जो भाला था, तलवार थी, वो कितना भारी था। उसके बारे में आपने सोच पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कहीं ना कहीं। वही बात करें तो सांगा के साथ वही सेम चीज़ लागू होती है। सांगा का भी जो हथियार था वो काफ़ी भारी थे। और मैं वही बात करूँगी जो भारी हथियार थे वो वाले जो सेनापति थे या वो वाले सैनिक राजा थे जो जल्दी युद्ध के अंदर थक जाते थे, उनको थकान ज़्यादा हुआ करती थी। और मैं बात करूँ हल्के हथियार वाले, धारदार हथियार वाले, वो है जो काफ़ी लंबे समय तक युद्ध के अंदर है जो एक जैसे एक सम्मान लड़ लिया करते थे। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रमुख कारण ये भी था कि सांगा के पास जो हथियार थे वो भारी थे, और जो आपके बाबर था उसके पास हथियार कैसे थे, हमारे हल्के हथियारों का प्रयोग किया गया था। तो ये 5 प्रमुख सांगा के हुए कि सांगा के युद्ध के क्या क्या कारण है। हम और आगे वाले स्लाइड के अंदर चर्चा करेंगे कि और क्या क्या कारण थे। तो इसके अंदर एक और पद्धति थी इस युद्ध के अंदर। एक छठा मैं आपके कारण बताऊं, 5 कारण तो हो गए। हमारा छठा कारण था कि बाबर ने तोपों का प्रयोग किया। बाबर ने तोपों का प्रयोग किया। हम पढ़ेंगे कि ये फर्स्ट युद्ध था, पहला बैटल था भारत का जिसके अंदर तोपों का प्रयोग किया गया। खान वाले थे हमारे वाले जो सैनिक थे उनको तो पता ही नहीं हुआ चला कि तोपें क्या होती है। वो एकदम अचानक से तोपों के सामने आ गए थे और तोपों ने जो कई सैनिकों को एक साथ उड़ा दिया गया था। तो उनको कई टाइम तक पता ही नहीं चला था। जब आग निकली, धुआं निकला तो उनको कुछ पता नहीं था और वो एकदम अनजान थे। तो बाबर ने जो इस युद्ध के अंदर तोपों का प्रयोग किया था, तो ये भी इसका एक प्रयोग है जो हम बोलते हैं कि बाबर की जीत का कारण था या सांगा के हार का कारण था। तो ये हमारे वे 6 कारण। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कारण की ओर। इसका जो एक और मैं आपको प्रमुख कारण बताऊं तो बाबर ने एक पद्धति अपनाई थी जिसका नाम था तुलगुमा पद्धति। क्या नाम था हमारे? तुलगुमा पद्धति। चल पढ़ते हैं तुलगुमा पद्धति क्या होती है। कि बाबर ने तुलगुमा पद्धति अपनाई। युद्ध करने की जो पद्धति थी वो हमारी कौन सी थी? तुलगुमा पद्धति थी। अब मैं बात करूँ हमारे वाले जितने भी युद्ध हुए इससे पहले, वो हमारे जो होती थी वो होती है आमने सामने की लड़ाई। उधर से एक सैनिक आता था, इधर से हमारे साइड से एक सैनिक जाता था और आमने सामने से क्या हुआ करता, हमारे युद्ध हुआ करता था। बाबर वाले युद्ध के अंदर वो क्या हुआ, जो खानों वाला युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर क्या घटना घटित हुई? तो इसके अंदर जैसे हमारे इधर से एक सैनिक लड़ रहा था, इधर से एक सैनिक आमने सामने लड़ रहे थे, उसी दौरान
ये सेना जो आमने सामने लड़ रही थी, उसी दौरान इधर से एक टुकड़ी आती है। जैसे मैं बात करूँ कि ये सेना हमारे सांगा की हो गई, ये हमारे बाबर की हो गई। इधर से बाबर की सेना की एक और बंदा आता है, और वो है जो जैसे दो आमने सामने लड़ रहे थे, एक फ्रंट साइड से तीसरा बंदा आ जाता है और उस बंदे को बोलते हैं कि ये जो पद्धति थी इसको तुलगमा पद्धति थी कि दोनों साइड से हमारे क्या कह रहे थे युद्ध किया गया था। इससे पहले जो युद्ध हुए थे वो हमारे आमने सामने की लड़ाई हुआ करती थी, इस तरह से कोई प्रकार का नहीं हुआ था। हमने वालों ने कहा कि ये तो चीटिंग है, तब तक तो इन हमारे वालों को मार दिया गया था। तो ये तो कहीं ना कहीं ये जो तुलगमा पद्धति थी, तुलगमा पद्धति आपसे शायद समझ गए होंगे कि जो जब दो आमने सामने लड़े थे तो एक साइड से तीसरा बंदा आ जाता है और वो है जो हमारे वालों को मार दिया करते। तो ये है जो तुलगमा पद्धति थी। और बाबर है जो इस युद्ध के अंदर कौन सी पद्धति का उपयोग करता है, हमारे तुलगमा पद्धति का क्या करता है, उपयोग करता है। तो ये एक इसका प्रयोग कारण था। एक इसके अंदर मैं बात करूं तो बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया था। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया। क्या किया, हमारा जिहाद घोषित किया। मैं वही बात करूं, इस युद्ध को जिहाद घोषित किया और गाजी बनने की कसम खाई। क्या कसम खाई, हमारे गाजी बनने की क्या खाई, कसम खाई। और मैं आगे एक इस युद्ध का प्रमुख कारण की बात करूं ना, मैं इस युद्ध का प्रमुख कारण है और वो यह कारण है कि बाबर ने शराब न पीने की भी कसम खाई। न पीने की कसम खाई, ये इसका एक प्रमुख कारण था। और मैं बात करूँ इसका एक और, यदि आप कारण लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो कि बाबर ने जो इस युद्ध से पहले तमगा टैक्स हटा दिया था। तो ये भी लिख लेना एक, कि तमगा टैक्स हटा दिया था। तमगा टैक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि तमगा टैक्स क्या था। तो मुस्लिम व्यापारियों पर लगने वाला टैक्स था जिसको तमगा टैक्स के नाम से जानते थे। तो यदि आपसे कोई थ्योरी क्लास के अंदर या कहीं रिटन एग्जाम आपके हो, यदि वहाँ से आपसे आपके खानवा के युद्ध में सांगा के हार के कारण या खानवा के युद्ध में बाबर के जीत के कारण क्या कारण थे, तो ये हमारे मेन 10-11 पॉइंट थे। इसके बारे में आप देख लेना। और आगे हम सांगा के बारे में बात करते हैं। तो हम सांगा के बारे में एक बात पढ़ते हैं कि सांगा के दरबार में 9 राव और 104 सेनापति, या सेनापति को मैं दूसरा नाम बोलूँ तो इनको बोल सकता हूँ सरदार। क्या बोल सकता हूँ, सरदार बोल सकता हूँ। तो ध्यान रखना कि सांगा के दरबार के अंदर 9 राव और कितने सेनापति, हमारे कितने सेनापति रह करते थे, कितने सरदार रहते थे। तो कितने सरदार रहते, हमारे 104 सरदार रहते थे। मैं और सांगा के बारे में आपको एक फैक्ट बताऊं तो सांगा के बारे में कहा जाता है कि सांगा के एक आंख नहीं थे। सांगा के एक आंख, कहते हैं एक हाथ भी नहीं था, एक हाथ, और कहते हैं एक पैर भी नहीं था, एक पैर नहीं था। और सांगा के बारे में कहते हैं इसके शरीर पर 80 घाव थे। कितने घाव थे, हमारे 80 घाव थे। तो ये थोड़ा सांगा के बारे में ध्यान रखना। तो भाई सांगा के दरबार के अंदर 9 राव 104 सरदार या सेनापति रहते थे। सांगा के एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं थे, और सांगा के शरीर पर 180 घाव थे हमारे। तो ये तो था हमारा सांगा। सांगा हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। एक बार सांगा हमारे इम्पोर्टेंट राजा मेवाड़ के इतिहास के अंदर। मैं आपके मेवाड़ के इतिहास की बात करूँ तो मेवाड़ के इतिहास के अंदर 3 हमारे इंपॉर्टेंट राजा। एक हमारे महाराणा कुंभा राजा जिनके बारे में हमने पढ़ लिया था, एक हमारे राणा सांगा है जिसके बारे में प्रेजेंट टाइम पढ़ेंगे, एक हमारे महाराणा प्रताप जिनके बारे में नेक्स्ट 1-2 क्लास के अंदर पढ़ेंगे, एक हमारे राजा था राज सिंह, महाराणा राज सिंह, वो इंपॉर्टेंट राजा है।
तो ये 3-4 राजा इनसे घूम फिर के क्वेश्चन आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट राजा कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सांगा था, सांगा हमारा प्रमुख राजा था और सांगा के बारे में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगला आता हमारा भोजराज। भोजराज गोंदास, शायद भोजराज के बारे में तो आपने नाम सुना ही होगा। भोजराज की मैं बात करूँ तो भोजराज सांगा का ज्येष्ठ पुत्र था। मैं बात करूँ कि जो सांगा का बड़ा पुत्र था उसका क्या नाम था, हमारा भोजराज नाम था। और इस जो भोजराज की जो रानी थी या इसकी जो पत्नी थी वो हमारी एक मारवाड़ की बहुत बड़ी संत तेरी मीराबाई थी। तो मीराबाई इसकी पत्नी थी। मीराबाई जो कृष्ण की भक्त थी और इनका जन्म कुड़की, जो कि कुड़की पहले हम बोलते हैं नागौर जिले के अंदर थे, उसके बाद पाली में चले गई थी। और प्रेजेंट टाइम में जो कुड़की की जगह है वो हमारे ब्यावर डिस्ट्रिक्ट है। तो ध्यान रखना जो मीराबाई थी वो मीराबाई के पति का क्या नाम था, भोजराज था। और वो हमारे किसके पुत्र थे, तो सांगा का क्या था, हमारा ज्येष्ठ पुत्र था। और कहते किसी बीमारी के चलते कारण है जो सांगा की क्या ईश्वर भोजराज की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। अगला हमारी हेडिंग आती है रतन सिंह। क्या आती है हमारी हेडिंग, रतन सिंह हेडिंग आती है। और रतन सिंह के बारे में देखते हम। तो ये सांगा का दूसरा बड़ा पुत्र था, सांगा का दूसरा बड़ा पुत्र था। और हमारे बूंदी का एक राजा था जिसका नाम था सुरजनमल। बूंदी के सुरजनमल के खिलाफ है जो ये लड़ता हुआ मारा जाता है। तो ध्यान रखना कि ये तो सांगा के दो बड़े पुत्र थे। एक का नाम था हमारा भोजराज जो कि किसी बीमारी के कारण इनकी डेथ हो गई थी। मैं वही बात करूँ आपके रतन सिंह की, तो रतन सिंह है वो हमारे बूंदी के जो बूंदी के हमारे सूरजमल के खिलाफ किया हुआ सुरजनमल के खिलाफ है जो लड़ते हुए मारे गए थे। तो ये हमारे दो, इसके मैं बात करूँ बेटे थे। मैं वही बात करूँ हमारे नेक्स्ट राजा, तो नेक्स्ट राजा था हमारा विक्रमादित्य। अगला जो राजा है उसका क्या नाम, हमारा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बारे में थोड़ी बात हम बातें डिस्कस कर लेते, पूरा तो आज नहीं होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बारे में बात करते हैं। सांगा का जो टाइम पीरियड में आपको 1500 से 8 से 1528 के तक बताया था, इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1531 से लगभग 36 तक रहता है। वैसे तो इसका एग्जैक्ट टाइम नहीं है। हम बोलते हैं कि सांगा के दो बड़े बेटे थे, एक था भोजराज, एक दूसरा ने पड़ा रतन सिंह। उन दोनों उनकी डेथ हो जाती है। सांगा का जो तीसरा बड़ा बेटा बचता है उसका नाम था हमारा विक्रमादित्य। क्या नाम था, विक्रमादित्य था। हम बोलते हैं कि विक्रमादित्य एकदम बाहुबली टाइप का आदमी था, पूरे दिन अखाड़ा के अंदर खेलता रहता था। उसके अंदर थोड़ी राजपाट के अंदर इसकी रुचि थोड़ी कम भी थी। तो देखते हैं इसके पिता, तो इसके पिता राणा सांगा हो गए हमारे, राणा या महाराणा सांगा। इसके जो माता थे उसका नाम था हमारे कर्मावती। क्या नाम था, कर्मावती नाम था। मैं वही बात करूँ सरंगसिका। सरंगसिका मैंने बारे में पहले बता दिया कि जब राजा छोटा हुआ करता था तो उसका कोई ना कोई गार्जन हुआ करता था। आपने पढ़ा भाई मोकल के टाइम पहले चुंडा गार्जन था, उसके बाद में रणमल आया, कुंभा का गार्जन रणमल था। तो वैसा इसका जो विक्रमादित्य का जो गार्जन था, जैसे पुरुष गार्जन होता है उसको बोलते हैं सरंगसक, और जहाँ महिला गार्जन होती है तो उसको बोलते हैं सरंगसिका। और इसके जो सरंगसिका थी वो इसकी माता थी, और इसकी माता का क्या नाम था, हमारे कर्मावती इसकी माता का नाम था। तो इसकी क्या थी, सरंगसिका थी। तो ये वही हमारी भाई इसके बारे में थोड़ी जानकारी, इस पर इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इधर चित्तौड़ का सेकंड शाखा आ जाता है, इसके बारे में थोड़ी और देख लेते हैं क्या क्या घटना हुई थी। चित्तौड़गढ़ के शाखा के कुछ बातें पहले की हम देख लेते हैं। तो उसके बारे में क्या क्या बातें थी, हम बोलते हैं कि घटना है 1533 की। हमारी कब की घटना है, 1533 ईस्वी की घटना है। और इस घटना के अंदर क्या होता है, इस घटना के अंदर हमारे ये होता है कि बूंदी का राजा था जिसका, सॉरी हमारे बात करूँ गुजरात का, कहाँ के, गुजरात का। और गुजरात का राजा था जिसका नाम था बहादुर शाह। और बहादुर शाह मेवाड़ वालों की कमजोरी का कहीं ना कहीं फायदा उठाता है।
बहादुर शाह को लगा कि आज सांगा पे जस्ट 1528 में मरा, उसकी डेथ हुई है। उसके बाद में उसके दो बेटे भोजराज की डेथ हो चुकी है, रतन सिंह की डेथ हो चुकी है, और हमारे विक्रमादित्य वो एकदम योग्य राजा नहीं है, वो खुद इतना राजपाट के अंदर ध्यान नहीं दे रहा है, शासन वहाँ की महिला कर्मावती संभाल रहे, तो कहीं ना कहीं क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए और हमारा जो गुजरात का बहादुर शाह था वो मेवाड़ पर अटैक कर देता है। कर्मावती को लगा कि यार युद्ध करेंगे तो पार नहीं पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं इसके साथ संधि कर ले, समझौता कर ले। तो कर्मावती ये जो आपके बहादुर शाह के टाइम प्रथम टाइम तो इसके साथ क्या करती है, समझौता करती है, संधि करती है और इसको एक किला दे देती है। उस किले का नाम था रणथंभौर। रणथंभौर किला दे दिया था। और मैं बात करूं बहादुर शाह को, तो बहादुर शाह को भी लगा कि यार बिना लड़े यदि हमें रणथंभौर किला दिया जाए तो फिर लड़ाई करके क्या करना हमें। तो कहते हैं कि बहादुर शाह एक टाइम के लिए तो रणथंभौर किला लेता है और हमारा वापस चला जाता है। लेकिन अगले साल 1534-35 ईस्वी के अंदर 1534-35 के अंदर हमारे यहाँ पर पुनः आक्रमण कर देता है, मेवाड़ पर वापस आक्रमण करता है। और बहादुर शाह को लगा कि यार कुंभा 84 मेवाड़ के अंदर 84 फोर्ट है, उसमें से कुंभा अकेला 32 फोर्ट बना के गया है, तो इस बार रणथंभौर नहीं तो कोई छोटा मोटा मचान बोमट तो लेके आ ही जाएंगे। लेकिन कर्मावती इस बार युद्ध के लिए तैयार रहती है, लेकिन बहादुर शाह की सेना थोड़ी कुछ ज़्यादा ही थी। और हम बोलते हैं कि यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का शाखा होता है, चित्तौड़गढ़ का सेकेंड शाखा होता है, सेकेंड शाखा ऑफ चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा होता है, चित्तौड़गढ़ के पहले शाखा के बारे में हमने पढ़ा है। चित्तौड़गढ़ का जो पहला शाखा है वो हमारे चित्तौड़गढ़ का जो पहला शाखा है वो हमारे कब होता है, तो 1303 में होता है। इस टाइम अलाउद्दीन खिलजी हमारे आक्रमण करता है। और इस टाइम हमारे जो आक्रमण कौन करा, तो गुजरात का बहादुर शाह का था। हम बात करें इस टाइम हमारे मुगल बादशाह हुआ करता था, उसका मुगल बादशाह का नाम था हुमायूं। इस टाइम जो मुगल बादशाह था और उस मुगल बादशाह का क्या नाम था, हुमायूं। हुमायूं मुगल बादशाह का नाम था। और हम देखते हैं कि मुगल बादशाह हुमायूं है वो उधर हमारे दिल्ली साहिब आगरा साइड बिहार साइड उस साइड तय था, और उधर शेष सूरी के उसके बीच में युद्ध होता है, चौसा और बिलग्राम का युद्ध, और दोनों युद्ध के अंदर हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था। उस टाइम वो कहते हैं कि साइड आता है हमारा, और यहाँ पर एक जगह पड़ती है शायद ग्वालियर, मुझे कन्फर्म तो नहीं पता, लेकिन ग्वालियर के बारे में कहा जाता है ग्वालियर पर यहाँ पर एक बार वो आया था। और कर्मावती को लगा कि बहादुर शाह के खिलाफ मेरी सहायता करने वाला एक ही बंदा है, उसका नाम हुमायूं है। तो वो हुमायूं के पास राखी भेजती है। राखी भेजने का मतलब होता है कि जो कर्मावती है वो हमारे उसकी बहन है और उसकी सहायता के लिए वो आपको पुकार रही है। जो कर्मावती है इस शाखा से पहले हुमायूं के पास राखी भेजती है, लेकिन हुमायूं उसकी सहायता नहीं करता। तो ध्यान रखना कि कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। लेकिन वो यहाँ पर उसकी सहायता नहीं करता है, हुमायूं उसकी सहायता नहीं करता है। और हम और बोलते हैं कि यहाँ पर जैसे इधर हमारा हमारा मेवाड़ है, मेवाड़ के जस्ट इस साइड हमारा गुजरात, और यहाँ पर हमारे हुमायूं बैठा था। और जैसे इधर गुजरात वाला बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण के लिए जाता है, हुमायूं पीछे से गुजरात पर कब्जा कर लेता है। तो ये कहीं ना कहीं हुमायूं की टेक्निक थी। उसके सीधा माइंड में था कि यदि इधर मेवाड़ की सहायता करूंगा तो शायद गुजरात वाले से मैं गुजरात पर अधिकार नहीं कर पाऊंगा। तो ये कहते हैं कि उस साइड इधर अधिकार कर लिया था उसने गुजरात पर। तो ये कर्मावती ने है जो हुमायूं को राखी भेजी, और लेकिन हुमायूं उसकी क्या नहीं करता, सहायता नहीं करता है। उसके बाद में हम बोलते हैं कि यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का शाखा होता है। यह चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा है। चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हम रतन सिंह के बारे में हुआ था, उसके बारे में हमने पढ़ा।
और शाखा के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमेशा शाखा के अंदर दो चीज होती है। एक शाखा के अंदर हमारा होता है जौहर और एक शाखा के अंदर होता है हमारा केसरिया। केसरिया या शाखा दो चीज होता है हमारा, जौहर होता है शाखा के अंदर और क्या होता है हमारा केसरिया होता है। मैं वही बात करूँ आपके जौहर की, तो हमारे यहाँ पर जौहर लीड करती है, वो करती है कर्मावती। कौन करती है? कर्मावती लीड करती है। अब यहाँ पर हमारे केसरिया के लिए कोई बंदा नहीं था। मैं बात करूँ विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य और विक्रमादित्य का एक से और छोटा भाई था जिसका नाम था उदय सिंह, काफ़ी छोटे उम्र के अंदर थे। तो उनको है जो इनका ननिहाल हुआ करता था बूंदी, और जो कर्मावती है वो इनको भेज देती है अपने बूंदी। तो ये तो चले जाता है हमारे बूंदी चले जाता अपने ननिहाल पर, और इनके पास यहाँ पर कोई राजा नहीं रहता। तो यहाँ पर इस जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास केसरिया के लिए कोई बंदा नहीं है, तो इस टाइम देखते हैं कि किले के अंदर सबसे सीनियर आदमी कौन है। जो सीनियर आदमी होता है उसके नेतृत्व में हमारे केसरिया कर लिया जाता है। सभी बंदे केसरिया के अंदर मैंने बताया था कि सभी हमारे केसरिया रंग की पोशाक पहनते हैं, सिर पर पगड़ी बांधते हैं केसरी रंग की, और युद्ध के लिए जाते हैं। इस टाइम जो युद्ध होता है उसका एक ही हमारा मकसद होता है कि जो दुश्मन की सेना उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पर हम बोलते हैं केसरिया। और इस टाइम जो किले के अंदर जब से सीनियर आदमी था उसका नाम था बाघ सिंह देवलिया। क्या नाम था हमारा? बाघ सिंह देवलिया नाम था, बाघ सिंह देवलिया नाम था उसका। और हम बोल देंगे देवलिया शायद प्रतापगढ़ के अंदर ठिकाना है, या प्रतापगढ़ का एशियंट नेम हो, मैं प्रतापगढ़ बोलूँ तो देवलिया है। और देवलिया कहते हैं कि इसको देवलिया को इस दिन है जो मेवाड़ का दीवान बनाया गया, दीवान मतलब राजा। तो इसका एक वो इसको एक नाम से जानते हैं, इसको देवलिया दीवान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारा देवलिया दीवान भी बोलते हैं, देवलिया दीवान। तो बाघ सिंह देवलिया यहाँ पर सेकंड शाखा होता है, और सेकंड शाखा के अंदर कौन? हमारा बाघ सिंह देवलिया और देवलिया दीवान यहाँ पर केसरिया को रिलेट करता है। मैं आपके बात करूँ तो 1534-35 के अंदर चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा होता है। इस टाइम हम बोलते हैं युद्ध कौन करता है, तो युद्ध करता है हमारा बहादुर शाह। कौन करता है? हमारा बहादुर शाह युद्ध करता है। बहादुर शाह गुजरात वाला। कौन? गुजरात वाला यहाँ पर क्या करता है? अटैक करता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इसके बारे में। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई थी क्लास, और हमने सांगा के बारे में पढ़ा। कल वापस आपको मैं पुनः रिवीजन करवा दूंगा सांगा के बारे में। आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी तो आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। यदि आपके किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट रहता है, कहीं पर आपको कंफ्यूजन होता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जो प्रॉब्लम बता सकते हैं। उसका जो आपका सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा। और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।